नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। आईएनएच सेहत के इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से अपडेट कराते रहें और सेहत को ठीक करने की जितनी भी पद्धतियां हैं उनके बारे में आपको बताते रहें। तो आज एक बार फिर से नए विषय के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? दरअसल आज हम बात करने वाले हैं वात रोगों के बारे में, यानी आर्थराइटिस। आयुर्वेद की भाषा में इसे वात रोग कहते हैं और वैसे हम इसे आर्थराइटिस से जानते हैं। जानेंगे कि आयुर्वेद और पंचकर्म में इसका किस तरह से इलाज संभव है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। राजधानी रायपुर के राज राजेश्वरी आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर से आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर श्रीनिवास, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद मैडम। और जाहिर तौर पर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वात रोग को ही समझते हैं। यदि आयुर्वेद के माध्यम से देखें डॉक्टर साहब, तो वात रोग को आप किस तरह से हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि दरअसल ये होता कैसे है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, सब कुछ डिटेल के साथ। देखिए मैडम, पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि वात में हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, इसको आम वात और संधि वात। ठीक है, आम वात को हम लोग मॉडर्न साइंस में इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं और संधि वात को हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। नॉर्मली वात दोष ज़्यादा हो जाने के कारण जहाँ पे पर्टिकुलर उस स्थान पे वात दोष का जब प्रकोप होता है ज़्यादा, जैसे कि हमारे नी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वात दोष होता कैसा है कि आपके आहार विहार, आपका आम मतलब क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो एक आपके अंदर जाके एक आम उत्पन्न करता है। वो आम ही फिर वात के साथ मिलकर आम वात क्रिएट करता है। ठीक है, तो आम वात ही के कारण क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो भी जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जो भी अपने जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट हो गया, वो एक नी जॉइंट में स्वेलिंग आना, स्टिफनेस आना, स्वेलिंग मतलब एक सोट पैदा होना, एक अकड़न आ जाना, वो होता है कैसे है कि आपका आम वहाँ पे पच नहीं रहा है। ठीक है, आम आपके शरीर में पच नहीं कर, आम वात क्रिएट करता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आम वात दोनों एक दूसरे से मिलकर आम वात क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली देखा गया कि एक उम्र होती है, जैसे 40 की उम्र में के बाद ये आम वात का शिकायतें बहुत प्राय आज के इस में सबको हो रहा है ये बीमारी, क्योंकि हमारा खान पान, आहार विहार थोड़ा सा ठीक नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या वात रोग आनुवंशिक रोग है? क्या ये इसके जो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से होता है, ये हेरिडिटी भी हो सकती है क्या? मैडम, ये आपने सही बोला है। ऐसा देखा गया है कि आनुवंशिक हो सकता है यदि घर में उस प्रकार के लोग को पीड़ित हैं और हर घर में उनके माता पिताजी को, उसके दादा दादी जी को यदि प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्राय ये देखा गया कि लेडीज़ों में ज़्यादा, मतलब फीमेल्स औरतों में ये ज़्यादा पाया जाता है। एक उम्र के बाद 40 के बाद ये पाया जाता है कि ये वात रोग मतलब आम वात की बीमारी होने के चांस, क्योंकि ये दर्शाता है कि उनका खान पान, उनका आहार विहार कैसा है। ठीक है, मैं फिर वही टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि आहार विहार के कारण ही ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरा ये होता है कि एक स्वास्थ्य रखने के लिए अपने आप को व्यायाम नहीं करना। ठीक है, हर चीज़ को अपने पोषक तत्व चाहिए रहता है, इसी तरह हड्डियों को भी एक पोषक तत्व चाहिए रहता है। लेकिन होता है क्या कि हम सिर्फ हम खाना खा रहे हैं, निगल रहे हैं और उसको निकाल नहीं रहे हैं, और उसके कारण एक दोष पैदा होती है शरीर के अंदर, और दोष ही प्रकोपित होकर आम वात जैसे बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो इससे होता है क्या है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि अपने आहार विहार सही रखे और यदि वो साथ ही साथ कुछ व्यायाम करे, ठीक है, और दोषों को निवारण करते रहें। दोष का निवारण के लिए आप या तो व्यायाम करिए, नहीं हो सकता है तो आप फिर वही बात है, यदि कोई पीड़ित है, यदि आम वात से पीड़ित है या संधि वात से पीड़ित है, उसको पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है कि आपके दोष, जो भी दोष मतलब हमारे टॉक्सिन्स होना है, एक बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होना। टॉक्सिन्स पैदा कहाँ से होते हैं? हम गलत आहार विहार खाने के कारण और कोई चीज़ नहीं करने के कारण, व्यायाम नहीं करने के कारण। तो इसलिए टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपके रक्त दूषित होगा, तो रक्त दूषित होकर क्या करेगा, फिर अपने आम उत्पन्न करके वात को उत्पन्न करके आम वात को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जो लिगामेंट्स होते हैं, जो सिनेबल फ्लूइड्स होते हैं, जो कटोरी होता है, वो खराब होने लगता है। फिर इसी कारण क्या होता है, आज के दौर में प्राय 80% लोग देखा जा रहा है कि इस आर्थराइटिस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसको हम आयुर्वेद में इसको आम वात भी बोलते हैं और बोलचाल में इसको आम वात और संधि वात भी बोलते हैं।
जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं इससे तो बिल्कुल साफ है कि यदि हम अनियमित खान पान करते हैं, आहार लेते हैं, तो सीधा सीधा ये जो वात रोग है इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आजकल देखने में आ रहे हैं बच्चे भी इससे बहुत पीड़ित हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, 3, 4, 5 साल, 6 साल के बच्चे कहते हैं हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या उन्हें भी आर्थराइटिस हो सकता है और उसकी भी वजह यही है या कुछ और कारण रहते हैं उसके? मैडम अभी क्या है ना, अभी ये देखा जा रहा है कि आजकल बच्चे का जो खान पान क्या हो रहा है ना, कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जिसको हम बोले जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाने का शौकीन रखते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो इजी पचा नहीं पाते हैं, है ना। अब देख रहे हैं यंग बच्चे में भी एक मेद वृद्धि होती है। मेद वृद्धि मतलब क्या, फैट बनना, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है ना, खान पान, फिर वही वाली बात आती है खान पान। बच्चे भी तो वही खाना खा रहे हैं कि हम जो बड़े खा रहे हैं, है ना। उन लोग पहले हमारे जब बचपन में हम लोग कुछ भी खाते थे तो हम लोग खाने के बाद भी खेलने भी जाते थे। आजकल के बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मोबाइल उनका खेल हो गया है, मोबाइल को पकड़ के खेलते हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं उत्पन्न होगा मैडम? अभी तो ये तो एक सिंपल सी बीमारी, कई बीमारी हो सकती है। इसलिए क्या है मैडम, मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ, यदि आपसे नहीं हो पाता है कोई व्यायाम वगैरह, तो पंचकर्म में आप आकर्षित रहिए, पंचकर्म की विधि को अपनाइए। और जहाँ पे भी आपके आसपास संस्थान है, पंचकर्म के संस्थान, वहाँ पे आप पंचकर्म करके दोष का निवारण करिए। दोष, पंचकर्म एक 5 प्रकार की विधि होती है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पंचकर्म विधि होती है इसमें दोष कैसे निवारण होता है। वमन विरेचन होता है, अपना वमन नस्य होता है, बस्ती होती है, उसके बाद शिरोविरेचन, ये 5 प्रकार की पंचकर्म होता है, ठीक है। इसका भी जो है ना एक मार्ग होता है, बाह्य मार्ग होता है और अंदर मार्ग होता है। तो अंदर मार्ग को हम लोग क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कराते हैं वमन विरेचन, बस्ती कराते हैं, ठीक है। और बाह्य मार्ग को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन। बाह्य मार्ग मतलब बाहर की शरीर से मार्ग से निकालना, तो जो होता है वो बाह्य मार्ग होता है। उसमें क्या करते हैं हम, स्नेहन स्वेदन, फिर दीपन पाचन। दीपन पाचन मतलब क्या, लंघन कराना, पेशेंट को ऐसी दवा, ऐसी औषधि देना या ऐसे खान पान की वो उपवास जैसे फील करे उस चीज को। तो इससे क्या होता है कि आप, हमारे आयुर्वेद में वर्णन भी है, यदि आप 7 दिन एक खाना खा रहे हो, एक दिन आप लंघन कर लीजिए अपने आप को। लंघन मतलब क्या होता है कि आप उपवास रख लीजिए अपने शरीर को, तो शुद्ध होता है शरीर के अंदर। और जो हमारा जो पंचकर्म विधि है वो शुद्धिकरण विधि है। मतलब शुद्धिकरण मतलब क्या, आपका दोष को निवारण करने के लिए जो दोष होते हैं वो निकालता है वो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं, हम बारी बारी से बड़े आसान शब्दों में दर्शकों को समझाएंगे। जैसे आपने कहा कि कटिवस्ती है, जानुवस्ती है, ग्रीवावस्ती है, अभ्यनागा है, पात्रपोटली है, स्वेदना और नाड़ी शोधन। तो इन सबको समझते हैं। देखिए दर्शकों, चूंकि पंचकर्म में हम जब एलोपैथी दवाएं लेते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ समय के लिए वो रोग जो है उसे दबा दिया जाता है, उसको शांत कर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो दोबारा लौटता है। लेकिन यदि आप पंचकर्म का सहारा लेते हैं, आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार की बीमारी जड़ से खत्म होती है, ये आयुर्वेद दावा करता है। ऐसे में पंचकर्म के अंतर्गत किस तरह से जो है आपकी नाड़ी शोधन होता है, कटिवस्ती क्या प्रक्रिया होती है, जानुवस्ती क्या होती है, ग्रीवावस्ती क्या होती है, एक एक करके जानते हैं डॉक्टर श्रीनिवास से। कटिवस्ती पहले समझाइए, किस तरह से किया जाता है पेशेंट को? कटिवस्ती में देखिए, मैं आपको समझाना बहुत जरूरी है और मैं हर आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अभी हो क्या रहा है, कुछ दिनों में क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूं कि जो बैकएक, जिसको पीठ में दर्द होता है, वो सिंपल लफ्जों में सोचता है मेरे को पीठ में दर्द हो रहा है। नहीं, आप उसको पीठ का दर्द मत समझिए। वो एक्चुअली क्या होता है कि एक स्पाइन रीजन होता है, स्पाइन रीजन में गैप आने के कारण, जहां पे नॉर्मली पाया जाता है L4-S1 के बीच में या L5-S1 के बीच में नॉर्मली गैप होता है या एक बल्ज हो जाता है। कुछ उम्र के बाद ये एक होता है कि हड्डी चिपकने लगती है, जो एक हड्डी के बीच के अंदर एक तरल पदार्थ होती है वो खत्म होने लगती है। ये नॉर्मली अभी देखा जा रहा है कि रेशियो ज्यादा बढ़ने लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ब्रेकर्स बन गए हैं, ज्यादा रोड में लोग बाइक ज्यादा उपयोग करते हैं, तो जो फ्लूइड है वो खत्म होने लगता है और वो खान पान ऐसा रखते हैं कि वो और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना। इसी कारण क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारियां ज्यादा उत्पन्न हो रही थी। इसमें ये देखा गया है कि लोग क्या भ्रमित होकर डर के फिर बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहां डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम उसको बिना ऑपरेशन के द्वारा एक कटिबस्ती करते हैं। कटिबस्ती एक छांचा लगाते हैं मैडम, एक छांचा लगता है फिट उसी रीजन पे, पर्टिकुलर प्रधान कर्म माना गया इसको। एक्चुअली हम लोग जितने भी कटिबस्ती, जानुबस्ती, ग्रीवाबस्ती, कटिबस्ती यानी कमर, पहले दर्शक को ये समझ लीजिए। हाँ। कटिबस्ती यानी कमर का एरिया, हाँ। जहां पर डॉक्टर साहब बता रहे कि किस तरह पंचकर्म में उसका इलाज होता है। जी डॉक्टर साहब। कटिबस्ती में क्या होता है मैडम जी कि एक छांचा लगाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग फिर कई प्रकार की औषधियां होती है, उसको हम लोग डालते हैं
हर 40 मिनट तक ये इसको प्रक्रिया करते हैं 5-5 मिनट में। इससे क्या होता है मैडम कि उसकी जो अकड़न है, स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम होती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है वहां पे। उसमें क्या रहता है, मतलब आप उसके अंदर क्या डालते हैं? औषधि डालते हैं, जैसे कई सारे औषधि, बला तेल होता है, ऑयल के साथ, मतलब ऑयल रहता है। ऑयल रहता है, ऑयल रूपी जो औषधि होती है, हाँ। उससे कटिवस्ती के अंतर्गत आपकी कमर का इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, जानुवस्ती क्या होता है? जानुवस्ती मैडम फिर वही बात होती है कि नी, मतलब जो हमारी कटोरी होती है, पैरों की कटोरी, वो खराब होने लगता है, उसके लिगामेंट्स खराब होने लगते हैं, तो उसको भी एक पोषक तत्व चाहिए ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम छांचा लगा के, उसमें भी ऐसी जैसे कटिवस्ती करते हैं वैसे छांचा लगा के दोनों पैरों में लगा के उसकी जो आमोवात की जो प्रॉब्लम है, जो यह वात, जो भी अपना वात का प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसका स्टिफनेस हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, उसको लगा के करते हैं मैडम, 10 दिन में बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलता है मैडम। तो क्या डेली आपको उसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती है डॉक्टर साहब? हाँ मैडम, डेली एक दिन में एक सिटिंग रहती है, उसको एक दिन में एक सिटिंग रहती है, उसको कम से कम आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पंचकर्म का जो भी प्रदान कर्म करते हैं, 1-2 दिन नहीं होने से कुछ नहीं होने वाला। इसका लगातार कम से कम मान के चलिए 10 से 15, मिनिमम माना गया 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो ऐसा माना गया, एक्स्ट्रा माना गया। तो ये मैडम कि कोई भी 1-2 दिन में किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। यदि इलाज कराना है, यदि अच्छा कराना है, तो चिकित्सक पर भरोसा रखना पड़ता है, चिकित्सक के जो संदेश होते हैं उसको मानना पड़ता है। जी बिल्कुल। ग्रीवावस्थी को भी समझेंगे अब डॉक्टर साहब आपसे कि ग्रीवावस्थी और अभ्यनागा क्या होता है? अभ्यंगा होता है मैडम। चलिए, अभ्यंगा अभ्यंगा मतलब होता है मैडम वो शरीर को पूरा शुद्ध करना। अभ्यंगा मतलब क्या होता है कि आपको लेपन देना, ठीक है, तेलों से हॉट, एक थोड़ा सा वार्म, मतलब गर्म करते हैं हम तेल को, औषधि रहती है तेल, ऐसे सिंपल नहीं रहता। जैसे लोग मसाज कराने जाते हैं ना मैडम, आजकल देखते हैं बहुत मसाज स्पा हो गया है, वो स्पा को नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या करते हैं, अभ्यंगा एक हमारा आयुर्वेद का वर्ड है, लेकिन हम लोग उसमें नर्वस पॉइंट्स दबा के करते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि नर्वस पॉइंट्स जो दबने लगते हैं, उसके बाद जो अभ्यंगा करते हैं ना, इससे खुलता है पूरा ओपन पूरा। तो क्या होता है, नर्व अपने जगह पे काम करने लग जाते हैं, फिर उसका भी जो भी नर्वस प्रेशर्स है वो काम करने लगते हैं, तो फिर मसल्स उसके इंप्रूवमेंट होते हैं और मसल्स में स्ट्रांगनेस आती है, और जो स्टिफनेस है वो हटती है मैडम ग्रीवा इसमें अपने अभ्यंगा से। और ग्रीवावस्थी में क्या होता है मैडम कि ग्रीवावस्थी जो करते हैं वो एक्चुअली उनको लिए करते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, जिसको सर्वाइकल रीजन में दिक्कत है, तो C1, C2, C3 रीजन पे होता है एक्चुअली। उसमें क्या होता है कि मैडम हम लोग उसको भी ग्रीवावस्थी दे के एक छांचा लगा के उस पर्टिकुलर रीजन पे हम लोग एक तेल डाल के उसको, हाँ, उसका जो स्टिफनेस है, उसकी जो स्वेलिंग है वो हटाते हैं। इसका काफी अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स हैं, उसको भी हम लोग 10 से 15 दिन या 20 दिन में किया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और आपने विधि बताई कि पात्र पोटली और स्वेदना, इसको थोड़ा सा समझाइए हमारे मैडम। मैं तो कहता हूँ ये किस तरह की जाती है, और इसमें क्या करना होता है पेशेंट को? देखिए, पत्र पोटली जो स्वेदन है मैडम, ये आप भी कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, जिनको भी थोड़ा तकलीफ होती है, हम लोग क्या करते हैं, सड़ने जाके दर्द की दवाई खा लेते हैं। मत करिए, दर्द की दवाई मत करिए, आपको उल्टा नुकसान करेगा। आप पत्र पोटली स्वेदन का आपको तरीका बताना, यदि कोई मेरे चैनल में बैठे हैं, देख रहे हैं मुझे, तो आप लिख लीजिए। निर्गुंडी आती है एक पत्ता, अरंड का पत्ता आता है, ठीक है, शुंठी आती है, तीनों मिलके या और एक नींबू का रस मिला के एक पत्ते को फ्राई करिएगा अपने एक तवे पे या फिर अपने कढ़ाई पे करके, इसको एक पत्र में, जो कपड़े में इसको लपेट करके उसको गर्म करके, तावे में गर्म करके उसको पोटली बना लेंगे। और पोटली बना के तेल लिख के बता रहा हूँ, एक निर्गुंडी तेल आती है या फिर आपको महामयास तेल आती है, महाविश्वकर्म तेल आती है, मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है। उसको आप तवे में डाल के, उस पोटली को डाल के अपने जहां पे आपको दर्द हो रहा है उसके 5 से 10 मिनट या 15 मिनट करिएगा। मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ, इस पत्र पोटली स्वेदन से आपका दर्द उस पर्टिकुलर पीरियड टाइम ऑफ निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दर्द को निवारण करने के लिए जाके मार्केट से कोई दवाई लेके आ जाते हैं, खाने लगते हैं। वो जो खाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है मैडम शरीर को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, नाड़ी शोधन ये किस तरह से होता है और इसके लिए कितना जो है वो पेशेंट को रखना पड़ता है, मतलब धैर्य रखने के साथ ये करना होता है, इसकी विधि पूरी प्रॉपर क्या होती है? नाड़ी शोधन मैडम आप घर पे भी कर सकते हैं। मैं जो भी ट्रिक्स बता रहा हूँ मैडम, जैसे अभी पत्र पोटली बताया आपको, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। जैसे अभी स्टीम बहुत फेमस हुआ था पूरे कोरोना में, क्या हुआ कि लोग कुकर में, वायरल कुकर में स्टीम बना के कर रहे थे, वही है नाड़ी शोधन। कुकर में अपना औषधि डालिए, या तो फिर आप नहीं कर सकते पत्र पोटली, तो ये औषधि डाल लेंगे, निर्गुंडी, आयरन का पत्ता, शुंठी, ये सब डाल के आप अपना पानी गर्म कर लेंगे, उसका एक पाइप बना के अपना नाड़ी करके उसको जहां जहां दर्द होता है उसको घर पे आप शोधन कर सकते हैं। देखिए, गांव वाले के लोग बेचारे नहीं आ सकते शहर तक, तो मेरा ये इस चैनल के माध्यम से जरूर बताना है कि ये नाड़ी शोधन विधि के द्वारा भी आप अपना दर्द का जो निवारण है
वो आप हटा सकते हैं। जहाँ जहाँ दर्द होती है, जहाँ स्वेलिंग होती है, जहाँ पे स्टिफनेस होती है, जहाँ अकड़नपन होती है, यदि आप पूरा बदन भी करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मेरा बदन पूरा तरोताजा हो गया उस नाड़ी शोधन से। जी बिल्कुल। और ये ऐसे उपाय हैं कि ये आपको परमानेंट आराम देते हैं और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि कहते हैं कि आयुर्वेद आपके किचन से ही निकला है, तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके, प्राकृतिक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आयुर्वेद के जरिए आर्थराइटिस की जो समस्या है उसे बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। एक सवाल लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इसमें आजीवन दवाइयां लेना पड़ेगा? इस विधि जो आपने बताई है तमाम, उनके साथ साथ दवाओं का सेवन भी क्या आजीवन करना होगा? हाँ मैडम, जैसे गूगल हमारे आयुर्वेद में वर्णन है, गूगल जो होता है ना एक एक्चुअली पेड़ होता है, उसको शोधित किया जाता है। आप इसको नेचुरल स्टेरॉइड माना गया है। नेचुरल स्टेरॉइड मतलब जो अपन खाते हैं, जब भी अपन को दर्द होता है, मॉडर्न साइंस वाले डॉक्टर लोग आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। इससे क्या होता है मैडम कि कई सारी और आपको दूसरी बीमारियां होने का डर रहता है। बेटर है कि आप आयुर्वेद की कुछ गूगल बेस्ड रहती है मेडिसिन, वो आप लीजिए। आपको एक सपोर्टिव सपोर्ट रहेगा कि आप साथ में यदि ये पत्ते पोडली करवा रहे हैं, नाड़ी शोधन करवा रहे हैं, कटी बस्ती करा रहे हैं, आपका कुछ भी ग्रीवा बस्ती यदि आप गूगल का यदि आप करते हैं, गूगल का सेवन करेंगे दिन में 3 बार, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा ना मैडम, उल्टा आपको स्वस्थ रखेगा। इसलिए क्या है कि हमने आयुर्वेद में इसको वर्णन किया गया समन चिकित्सा। यदि कोई भी वात रोग भी प्रॉब्लम आ रही है, आमवात या संधिवात जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें यदि आप ऐसे आयुर्वेदिक गूगल बेस्ड दवाइयाँ लेंगे तो आपको एक नेचुरल स्टेरॉइड है, आपको बलपूर्वक देगा, आपकी हड्डियों में भी बलपूर्वक देगा, आपकी मांसपेशियों में भी बल प्रदान करेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें खान पान का जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या हमारे दर्शकों को आप ये सजेशन देंगे कि खान पान में यदि आप आर्थराइटिस का शिकार हैं तो कौन कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, और क्या इसके लिए किसी तरह के परहेज की भी बात आप करेंगे हमारे दर्शकों से? मैडम, यदि किसी को आमवात का शिकायत या संधिवात का शिकायत हो रहा है तो पर्टिकुलर मैं जरूर कहना चाहूँगी, हमारे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत चावल का सेवन करते हैं, है ना, और बहुत मसालादार खाना खाते हैं। ये सब चीज़ का अवॉइड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उनको ठीक होना है, यदि बड़ी बड़ी दवाई खाना है, कई बार क्या होता है ना, इतना आपका बोन डैमेज हो जाता है कि आपको ऑपरेशन करने तक की नौबत आ जाती है। तो बेटर है कि आप प्रिवेंटिव स्टेप लें, आप अपने सेहत को ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और खान पान में सबसे बड़े ध्यान दें कि तिक्त आहार विहार ना खाएं। तिक्त आहार विहार मतलब मसालेदार चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा चटपटा चीज़ें ना खाएं, व्यायाम अपने नियमित टाइम समय पर करते रहें। तो मैडम, यदि खान पान रखेंगे, यदि कोई उबला व्यक्ति, यदि आप देख लीजिएगा पहले के लोग सिर्फ क्या खाते थे, तो एक फल वगैरह खा लेते थे, जो आदि मानव जानवर थे, फल, उन लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। हम लोग के इसमें पीरियड में क्या हो रहा है कि हम लोग मसालेदार खाना चाहिए, हर चीज़ चाहिए, सब में तेल डला होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा मैडम, शरीर तो नुकसान में तो जाएगा मैडम, और अग्नि भी तो आपकी पूरी खराब होती जाएगी। अग्नि मतलब हमारे शरीर का एक पार्ट होता है जो आपको भूख बढ़ाता है और आपकी जठराग्नि और मंदाग्नि को बढ़िया बना के रखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं डॉक्टर साहब, और बहुत ज़्यादा उनके डाइटिशियन जो उनको सजेस्ट करते हैं आप तेल मत खाइए, आप घी मत खाइए, कुछ लोग ये भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतनी जिमिंग करने के बावजूद भी उनके शरीर में थकान रहती है, वो अंदर से कमज़ोर होते हैं, चाहे वो ऊपर से फिट नज़र आते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं इसलिए आपसे कर रही हूँ कि आजकल ज़्यादातर युवाओं को एक क्रेज़ है कि वो जिमिंग करें, इसलिए वो घी नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं कि क्योंकि, और हम उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, जैसे भी आपने कहा कि पहले वो शुद्ध घी, शुद्ध तेल ये सब खाया करते थे, तो उतने ही बढ़िया चकाचक रहा करते थे और उनकी जो आयु वो भी लंबी हुआ करती थी। लेकिन अब ये गिरा है रेशो। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कुछ चीजें क्लियर यहाँ कराना चाहती हूँ कि क्या वाकई घी नुकसानदायक है? घी मैडम बहुत अच्छा चीज़ है, गलत कहना है लोगों का। यदि कोई बंदा यदि जिम जा रहा है, एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है और एक शेप में लाना चाहता है, तो जिम का, मेरे हिसाब से जिम जा रहा है कुछ भी करे तो हमारे आयुर्वेद में स्नेहन बोला गया है, स्नेहन पान। स्नेह पान मतलब उसमें घी का पान कराते हैं। तो घी सबसे औषधि माना गया है ना, उसको बलपूर्वक माना गया है। शरीर के अंदर जितने भी हमारे अकड़न है, लचीलापन लाने के लिए घी का उपयोग माना गया है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि हमारे जो यंग जनरेशन आजकल गूगल में जाके और यूट्यूब में देख के कुछ करते हैं। लेकिन बेटर है कि मेरा एक अभिप्राय, कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक और जो भी चिकित्सक कभी मना नहीं करेगा कि घी लेकिन घर का बना होना चाहिए। ये बात सत्य है कि घी घर का बना। अब मार्केट में क्या मिलता है, क्या बन रहा है, ये कुछ नहीं कह सकते। यदि आपको सही में आपको घी खाना है तो अपने खुद से घर पे बना सकते हैं। और इजी प्रोसेस है। कितनी मात्रा में इनको लेना चाहिए, मतलब दिन भर में आपको कितना घी खा लेना चाहिए? इसका कोई वो नहीं है मैडम, यदि आप घी आपके ऊपर है। यदि आप खाने में थोड़ा 2 चम्मच लेके खा लें तो कोई दिक्कत नहीं। दिन में, दोपहर में, रात में 2 चम्मच लेके खा लें, कोई नुकसान नहीं है। यदि आपको प्लेट में एकदम
परोस के खाएंगे तो वो तो नुकसानदायक है ही ना मैडम। बिल्कुल, अति तो किसी भी चीज की बुरी होती है। होती है। तेल के बारे में और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तेल की चॉइस को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा हमको तेल लेना चाहिए और उसका जो शुद्धता का पैमाना है वो क्या होना चाहिए। क्या आप ये हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इसके बड़े महत्व बताए गए हैं, खासतौर पर तब जब आप सरसों के तेल का उपयोग करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि जो यदि स्वस्थ रहना चाहता है जैतून के तेल का उपयोग करे खाने में, ठीक है। और सरसों तेल थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन सरसों तेल उसको अच्छा पाचक तेल माना गया है। लेकिन कई लोग हमारे सरसों का जो बनने का विधि है, इसके कारण कई लोगों को दिक्कत हो रही है, कैसा बनता है आप नहीं जानते। तो सरसों तेल भी ओरिजिनल मिल नहीं रहा है अभी मार्केट्स में, तो बेटर है कि आप जैतून का तेल अपने घर में भी बना सकते हैं। जैतून बहुत इजीली प्रोसेस मिलता है। यदि आपको फैट लॉस करना है अपने और फिट रहना है, तो मेरे हिसाब से यदि लो कोलेस्ट्रॉल लेना है आपके बॉडी के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको जैतून के तेल सबसे बेस्ट होता है। मेरे हिसाब से जैतून के तेल का उपयोग करना चाहिए लोगों को जो फिट रहना चाहता है। बिल्कुल, और जैतून का तेल काफी कॉस्टली भी आता है। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे, मुलाकात होगी, तो हम जरूर समझेंगे कैसे बनाया जाता है। और घर का बना हुआ एकदम शुद्ध साफ तेल जब आप खाएंगे तो आपका शरीर भी फिट रहेगा, और जिस तरह से हम अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं वो भी एकदम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते डॉक्टर साहब जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी, एक महत्वपूर्ण टिप्स आज के शो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। मैडम, मैं एक कहना चाहता हूँ जाते जाते कि खाइए सब कुछ, निकालिए भी अच्छे से। उसको निकालने के लिए तरीका ये कि व्यायाम करिए, या अपने जैसे पंचकर्म जो सेंटर्स होते हैं वहाँ जाके अपने कोलोन को साफ करिए, कोलोन और शोधन क्रिया करवाइए। कोलोन मतलब आंत को साफ कराइए और शरीर के अंदर की जो दोष को भी निकालिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो आदमी, जो स्वस्थ व्यक्ति यदि पंचकर्म कराएगा और वो स्वस्थ होते जाएगा, और जो रोगी व्यक्ति है वो भी पंचकर्म कराएगा तो वो भी स्वस्थ होते जाएगा। यदि आप पंचकर्म का सहारा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जिंदगी भर किसी तरह की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप अनुशासन में रहें, बशर्ते पंचकर्म सही तरीके से करना जाने। और वो कब हो सकता है? जब आप प्रॉपर किसी क्लिनिक में जाकर इलाज कराते हैं या किसी योग गुरु से बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लेकर फिर घर में अपनाते हैं। कुछ भी घर बैठे बैठे खुद से नहीं करना है, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शक पंचकर्म की तरफ, चूंकि रुझान लोगों का बढ़ा ही है, खासतौर पर कोरोना के बाद तो लोगों की वैसे भी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ज्यादा जिज्ञासा बढ़ी है और लोग विश्वास भी करने लगे हैं। तो फिर हम हाजिर होंगे आईएनएच सेहत के एक खास एपिसोड के साथ और सेहत से जुड़ी कोई खास जानकारी लेके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।